Hello and good evening to everyone. Welcome to this webinar today, and I thank you for taking your time to join today. Today we are going to discuss about the topic जो हमारा है riding the market volatility through SIP, right? तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे साथ आज बात करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ मिलन जी आए हुए हैं, राइट? मिलन जी विल डिस्कस अबाउट दैट दीज टॉपिक्स। मिलाप जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिलाप जी के पास लगभग मोर देन 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन द फाइनेंस सेक्टर एंड उसमें से लगभग 5 साल उन्होंने एज ए सेल्स काम किया है एंड मोर देन 13 ईयर्स ही हैज़ वर्क एज ए ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड ही इज़ फ्रॉम HSBC म्यूचुअल फंड। लगभग 10 साल उन्होंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एज ए ट्रेनर काम किया। उसके बाद उन्होंने L&T म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया। उसके बाद अभी रिसेंटली ही हैज़ ज्वाइन द HSBC म्यूचुअल फंड। सो आज हम उनके जो एक्सपीरियंसेस है उनके एक्सपीरियंस का आज हम लोग फ़ायदा उठाएंगे और बात करेंगे आज राइडिंग द मार्केट वॉलेटिलिटी थ्रू SIP के जरिए हम कैसे इसको राइड कर सकते हैं, राइट? सो नाउ इट्स ओवर टू मिलाप जी। Okay, thank you so much. Thank you so much for giving my kind introduction. And I again welcome all of you on this webinar for having a wonderful session on this SIP magic, I would say. Uh, my introduction has already been given, so I'll not waste my time to again repeat my introduction. I will share my screen where जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन जो है वो रखा हुआ है, सो आई विल टेक यू देयर ओनली। मेरे ख्याल से हर एक इंसान के लिए जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वो अपना फाइनेंशियल गोल्स किस तरीके से अचीव करे। अगर मैं फाइनेंशियल गोल्स की बात करूं लेते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कौन सा वक्त सही होता है सेविंग्स करने का, इन्वेस्टमेंट्स करने का, और स्पेशली किस वक्त हमें खास करके म्यूचुअल फंड में एंट्री करनी चाहिए, किस वक्त हमें एग्जिट करना चाहिए, किस वक्त हमें SIP शुरू करनी चाहिए या किस वक्त हमें SIP बंद करनी चाहिए। मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है जब हमारे सामने जब कस्टमर्स या क्लाइंट्स जो है वो ऐसी बात करते हैं, और तब मुझे कहानी हमेशा याद आती है। मैं चाहूंगा कि आज वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करूं ये प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने से पहले। ये कहानी बहुत ही पुराने जमाने की है। एक पुराने जमाने में एक छोटे से राज्य में एक अजीब सी प्रथा थी। वहां पे कुछ ऐसी प्रथा थी कि वहां पे जो राजा को चुना जाता था उस राजा को खाली 5 साल के लिए ही राजा बनाया जाता। 5 साल के बाद उस राजा को अपना सारा सुख, आराम और चैन छोड़ के नदी के दूसरे किनारे जो जंगल हुआ करता था वहां पे जाके अपनी बाकी की जिंदगी बसर करनी पड़ती थी। क्योंकि ऐसी अजीब प्रथा थी, इसलिए स्वाभाविक है कि सामने से तो कोई राजा बनने के लिए तैयार होगा नहीं। तो उस राज्य में एक और अजीब सी प्रथा थी। वहां पे एक हाथी को फूलों की माला लेकर पूरे राज्य में घुमाया जाता था, और वो हाथी जिस व्यक्ति के ऊपर फूलों की माला डाल दे वो व्यक्ति अगले 5 साल के लिए उस राज्य का राजा बन जाता था। ऐसे ही एक दिन आपके और मेरे जैसे एक आम आदमी को राजा बनाया गया। वो आम आदमी ने राजा बन के अपने 5 साल समाप्त किए। हर बार ये देखा गया था कि 5 साल समाप्त होने पर जब राजा की बारी आती थी राजपाट छोड़ के जंगल में जाने की, तो राजा हमेशा गिड़गिड़ाता था, रोता था, उदास होता था और हाथ जोड़ के बोलता था कि भाई मुझे जंगल में नहीं जाना है। इस बार राज्य के सिपाही राजमहल में राजा को लेने के लिए पहुंचे। उनको आश्चर्य ये बात का हुआ कि इस बार का नजारा जो था वो कुछ अलग ही था। उस राजा को जिसको 5 साल पहले राजा बनाया गया था, वो राजा आज 5 साल के बाद जंगल में जाने के लिए नए कपड़े पहन के बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होकर सिपाहियों की राह देख रहा था। जैसे ही उसने सिपाहियों को देखा वो खुद खड़ा हो गया और बोलते हैं कि आप मुझे जंगल में ले जाने के लिए आए हैं, चलिए जल्दी जल्दी चलिए, मुझे जंगल में जाने की बड़ी ही जल्दी है। ये सुनकर सिपाहियों को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि राजा इतना खुश कैसे है।
राजा सबसे आगे चलने लगता है, सिपाही पीछे चलने लगते हैं। पूरा नगर जो है वो ये देखने के लिए उमड़ पड़ता है कि राजा बहुत ही खुश है। राजा सबको बाय बाय करते हुए, हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए, चीयर करते हुए आगे सबसे चला जा रहा है जंगल की तरफ। कुछ नगरवासियों से रहा नहीं गया, उसने राजा को बीच में ही रोका और बोला, राजा जी ये बताइए पहले कि आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं ये परिस्थिति में, जहां पे आपको तो जंगल में जाना है। राजा बोलता है, मेरे पास अभी बात करने का बिल्कुल समय नहीं है, आप मुझे जाने दीजिए। ऐसा करके वो आगे चलने लगता है। राजा जल्दी जल्दी नदी के किनारे पहुंचता है, वहां पे एक छोटी सी नाव राजा की राह देख रही है। राजा जल्दी जल्दी नाव में बैठता है और नाविक को बोलता है कि जितना हो सके उतना जल्दी मुझे उस पार जंगल में ले जाओ। नाविक को भी बड़ा आश्चर्य होता है। नाविक सोचता है कि राजा इतना खुश क्यों है। नाविक भी उनसे कारण पूछता है, लेकिन राजा कुछ नहीं बताता। नाविक अपनी नाव चलाना शुरू करता है। नदी के आधे रास्ते पे जब नाव पहुंच रही है, नाविक देख रहा है कि राजा बहुत ही उत्साहित है। राजा सीटी बजा रहा है, एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहा है, जैसे वो कोई पिकनिक में जा रहा हो। नाविक से रहा नहीं जाता, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। नाविक बीच में ही नाव को रोक देता है और बोलता है, राजा जी ये बताइए कि आप इतने खुश क्यों हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आगे इस नाव को लेकर नहीं जाऊंगा। राजा हंस के उसका जवाब देता है। राजा बोलता है, दोस्त मुझे 5 साल पहले जब इस राज्य का राजा बनाया गया तब मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि मैं राजा बन चुका था। लेकिन साथ में मैं बहुत ही चिंतित था, क्योंकि मुझे पता था कि 5 साल के बाद मुझे ये सारा राजपाट छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने जीवन में उस 5 साल की शुरुआत 5 साल पहले कर दी थी। जब मैं राजा बना उसके पहले ही साल में मैंने जंगल के एक हिस्से को साफ करवा दिया। राज्य में जब राजा था तब उसके दूसरे साल में मैंने वहां पे एक राज्य की स्थापना की। तीसरे साल में मैंने कुछ बिल्डरों को वहां पे भेजा, जिन्होंने मेरे लिए राजमहल और कुछ घर बनाए। चौथे साल में मैंने वहां पे कुछ मंत्रियों को और कुछ व्यापारियों को भेजा, जिन्होंने जाके उस राज्य का जो कार्यभार था, वहीवट था, वो शुरू किया। 5 साल आज मुझे समाप्त हुए हैं और आज मैं उस राज्य के ऊपर राज्य करने जा रहा हूं। मैं राजा था, राजा हूं और राजा ही रहूंगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो राजा की है शायद आपको बड़ी ही अजीब लगी होगी कि मैंने इस प्रेजेंटेशन के शुरुआत में आपको क्यों बताई, लेकिन आप समझ भी गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। जब भी हम लोग हमारे फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग डे वन से उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करें। और कोई भी फाइनेंशियल प्लान को अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड किस तरीके से बेहतर हो सकता है और खास तरीके से एसआईपी किस तरीके से और ज्यादा बेहतर हो सकती है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। को एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा जादू है जो मार्केट की, इक्विटी की या इकोनॉमी की कोई भी कंडीशन में बहुत अच्छे से चल जाता है। मैं इसको हमेशा मैजिक के तौर पे बोलता हूं और मैं इसी मैजिक ऑफ एसआईपी। अगर आप एसआईपी की बात करें तो एसआईपी से आप कोई भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स हो या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। याद रखिए, एसआईपी हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को एक बेहतर फाइनेंशियल गोल डिजाइन करने में और उसको अचीव करने में बहुत मदद करती है। जब आप मार्केट में ये देखते हैं कि मार्केट वॉलेटाइल है, जब आप ये देखते हैं कि मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, जब आप ये देखते हैं कि कोई भी सेक्टर जो है, कोई भी सेक्टर जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर नहीं रहा है, उस वक्त भी एसआईपी जो है वो आपको बहुत अच्छे से फायदा दिला सकती है और उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आपको आपके बच्चे का एजुकेशन प्लान अचीव करना हो, आपके बच्चे की शादी का प्लानिंग करना हो, आपके रिटायरमेंट का प्लानिंग करना हो, या आपको वर्ल्ड टूर करनी हो, आप कोई भी चीज ले लीजिए, एसआईपी एक ऐसा जादू, एक ऐसा जरिया है जो आपके हर एक गोल को पूरा करने में आपकी मदद करता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करता हूं और मैं म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रहा हूं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं खुद भी एक इन्वेस्टर हूं। मैं खुद भी एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इन्वेस्टमेंट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करता हूं। और मैंने अब तक, मेरा जो अनुभव है वो ये बोलता है कि एसआईपी से बढ़िया जरिया मैंने आज तक कोई नहीं देखा है। एसआईपी शुरू करने से पहले कुछ चीजें
ध्यान में रखनी जरूरी है, जो नॉर्मली आम आदमी गलती करता है। सबसे पहले जब भी आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, उससे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास कितना वक्त है। यानी कि उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से गोल के लिए, कौन से लक्ष्य के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। अगर आपके पास गोल रेडी है, अगर आपके पास टाइम पीरियड भी पता है, तो एसआईपी एक सही माध्यम है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं मुंबई में रहता हूं, अभी मुंबई से ही बात कर रहा हूं। अगर मैं नवी मुंबई, जो एक मुंबई की एक जगह है, वहां पर रहता हूं, वहां से अगर मुझे साउथ मुंबई जाना हो, तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं जाने के लिए। मेरे पास लोकल ट्रेन भी है, मेरे पास लोकल बस भी है, मेरे पास खुद की कार भी है, मेरे पास बस भी है, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि ऑटो या टैक्सी करके भी जा सकता हूं। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे इस समय पे साउथ मुंबई पहुंचना है, यानी कि मेरे पास समय की मर्यादा है और शायद समय की मर्यादा कम है, तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि मैं ट्रेन पकड़ के जाऊं। मेरे पास समय की मर्यादा थोड़ी ज्यादा है, तो शायद मैं रोड ट्रांसपोर्ट लूंगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मेरे पास समय कितना। और दूसरी चीज ये भी डिपेंड करता है कि मैं मेरे जीवन में कितना रिस्क लेना चाहता हूं। अगर उसी तरीके से जब आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मेरी नम्र गुजारिश है आप सब लोगों से, आप जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे तो ये दो चीजें याद रखिए। पहले, आप कौन से पर्पस, कौन से गोल के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दूसरी चीज, आपके पास ये गोल को अचीव करने के लिए कितना समय है। जब भी आप एसआईपी शुरू करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एसआईपी क्यों करनी चाहिए, क्यों एसआईपी में करूं म्यूचुअल फंड में, ना ही कि मैं दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में पैसा डालूं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहे तो गोल्ड में कर सकते हैं, आप चाहे तो एफडी में पैसा डाल सकते हैं, आप चाहे तो इंश्योरेंस में पैसा डाल सकते हैं, आप बहुत सारी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड ही क्यों? मैं हमेशा इसको 5 पांडव बुलाता हूं। जब भी एसआई की बात आती है तो मैं बोलता हूं ये 5 पांडव है जो हस्तिनापुर की रक्षा करेगा। पहला, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। दूसरा, एसआईपी एकमात्र ऐसा माध्यम है जहां पे आपको टाइमिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये समय सही है और ये समय गलत है। यानी कि मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, आप किसी भी समय पे एंटर कर पाएंगे। तीसरा, एसआईपी आपको चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंडिंग इंपैक्ट देगा, कंपाउंडिंग बेनिफिट देगा। एसआईपी एक ऐसा जरिया है जो महंगाई कितनी भी दर से बढ़ रही हो, एसआईपी उससे आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। और तीसरा, वो आप सब में एक डिसिप्लिन लेकर आएगा। ये पांचों चीजों के बारे में हम लोग अगली कुछ स्लाइड में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले पांडव की, जो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब मैं आपको सिंपल सा उदाहरण इसमें देना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपके पास, आपको एक पेन खरीदनी है, ठीक है, लिखने वाली पेन। ये पेन जो है वो हो सकता है कि अभी 10 रुपये की हो। शायद आपको ये पेन दिख रही होगी मेरे हाथ में, आई डोंट नो। ये जो पेन है 10 रुपये की, वो आपको पता है कि मुझे खरीदनी है, और आप जानते हैं कि ये पेन की जरूरत आपको हर दिन पड़ती है। हर दिन आपको पेन की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारी पेन की जरूरत आपको आगे के भविष्य में होने वाली है। 10 रुपये की एक जो पेन है, वो आपको अचानक से पता चलता है कि थोड़े दिन के लिए डिस्काउंट चल रहा है और 8 रुपये की हो गई है, और आपको बहुत सारी पेन की जरूरत पड़ने वाली है। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल ये है कि आप क्या करेंगे? मिलाप जी, स्वाभाविक। हाँ जी। हाँ, ये जो स्टॉप शेयरिंग के साइड में हाइड बटन है उसको हाइड कर दीजिए ना, वो बीच में आ रहा है। आई एम सो सॉरी। हाँ, इज इट क्लियर नाउ? ओके, परफेक्ट है, ओके। थैंक यू। सो जैसे कि मैं पेन का एग्जांपल आपको दे रहा था, आपको पता चलता है कि 8 रुपये की है, तो आपको ये लगेगा कि भाई मैं बहुत सारी पेन खरीद दूंगा, क्योंकि अगर 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो क्यों नहीं खरीदूंगा। अब ये पेन की जगह आप ऐसा समझ लीजिए कि जब आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी में पैसे डालते हैं तो आपको यूनिट्स दिए जाते हैं। ये पेन एक यूनिट की तरह आप समझ के चलिए। तो जब आप ये देखते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मार्केट अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आइडियली ये एकदम सही समय है कि आप एसआईपी के म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए। उसका कारण ये है कि आपके जो यूनिट है वो सस्ते भाव में बिक रहे हैं। जो पेन 10 रुपए की मिल रही थी वो भी 8 रुपए में मिल रही है,
तो स्वाभाविक है कि जहां पे आप 100 रुपया डाल रहे थे तो आपको 10 पेन मिल रही थी, हो सकता है कि आप 100 रुपया डालें तो आपको 12 पेन मिले। तो ये सही समय होता है जब हम लोग उस पर पैसा डालते रहे। अब आप कई बार आपको उससे ये लगेगा कि मैं ये बोल रहा हूं कि मार्केट जब नीचे हो तभी म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मार्केट को वैसे तो कभी भी आप पकड़ नहीं सकते कि अभी नीचे है या अभी ऊपर है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आज की तारीख में मार्केट जो है वो नीचे है वो सही है या नहीं। और इसीलिए मार्केट को पकड़ने की जगह हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग रेगुलरली इस पेन को खरीदते रहे, क्योंकि हमें तो भविष्य में जरूरत पड़ने ही वाली है। और इसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जैसे कि आप जब भी म्यूचुअल फंड में एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 रुपया डालते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और मान लीजिए कि एक यूनिट का भाव 20 रुपया है तो आपको 500 यूनिट मिलेंगे। लेकिन अगर वही यूनिट का भाव 10 रुपया है तो आपको 1000 यूनिट मिलेंगे। तो ऐसे आप पैसे डालते रहेंगे, वैसे मार्केट ऊपर नीचे बढ़ता रहेगा और आपको जो एवरेज यूनिट है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप एक साथ में 10,000 डालते हैं और आपको 20 रुपया प्राइस है और 500 रुपये मिल रहे हैं और आप SIP के थ्रू जाते हैं, तो एवरेज कॉस्ट यूनिट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वैसे हो सकता है कि आपको थोड़े से ज्यादा मिले, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। तो ये पहला पांडव जो है वो आपको बेहतर यूनिट देने में मदद करता है। दूसरा, हमेशा मैं ये इन्वेस्टर को हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात करते हैं तो एक याद रखिए कि मार्केट जब भी नीचे जाएगा तो उसको आपको ज्यादा यूनिट मिले हैं, इसकी वजह से आपको फ्यूचर में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, बिकॉज यू हैव एक्यूमुलेटेड हायर नंबर ऑफ यूनिट्स। ये दूसरा पांडव है जो आपको ये दिखाता है कि ड्यू टू हायर नंबर ऑफ यूनिट्स एंड द कंपाउंडिंग इफेक्ट यू विल गेट अ ह्यूज मनी एट द एंड। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज होंगे। यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके से आपकी SIP जो है वो जितना आप लॉन्ग टर्म जाएंगे तो ज्यादा पैसा करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप 10,000 रुपए की SIP 5 साल के लिए करते हैं, तो अगर आप 10% एवरेज रिटर्न गिने, विच इज वेरी 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 कंजर्वेटिव एंड क्वाइट रीजनेबल रिटर्न्स वी आर टॉकिंग हियर, तो आपको 7,74,000 आपको अमाउंट दिख रही होगी यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन वही चीज अगर आपने 5 साल के लिए और बढ़ा दी तो नॉर्मली 7,74,000 का लोग बोलेंगे डबल मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 15,50,000 मिलने चाहिए। बट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग विच SIP जनरेट्स, आपकी जो SIP की वैल्यू 10 साल में बनी है वो 20,48,000 है। सो ओवरऑल द डिफरेंस इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख रुपीज। जहां पे आपको 15 साढ़े 15 मिलना चाहिए था, वहां 20.5 लाख मिल रहे हैं। ये क्लियरली दिखा रहा है कि SIP में जितना लंबा समय आप चलोगे उतनी आपकी पैसों की वैल्यू जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 10,000 की वैल्यू की SIP की 10,000 SIP की वैल्यू 15 साल के बाद 41 लाख हो चुकी है। 20 साल के बाद यही वैल्यू करीब करीब 76 लाख आपको दिख रही है, और वही वैल्यू 25 ईयर्स के बाद 1,33 लाख के करीब करीब। आप सोचिए कंपाउंड इम्पैक्ट कितना मैजिक क्रिएट कर रहा है। और इसीलिए मैं वापस बोलूंगा, इट्स मैजिक ऑफ SIP। डेफिनेटली मैं हमेशा बोलता हूं, अगर SIP में सही में बेनिफिट लेना चाहते हैं तो SIP जितना हो सके उतना जल्दी कीजिए। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं जब फाइनेंशियल एडवाइजर उसको मिलने जाते हैं तो वो बोलते हैं यार एक काम करते हैं, अभी तो जरूर मैं चालू तो कर सकता हूँ 10,000 की SIP, लेकिन अभी 2,000 से शुरू करता हूँ, ऐसा सोचते हैं। क्योंकि उनको लगता है पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कि भाई SIP काम कर रही है क्या नहीं, एंड ये सोचते हुए वो खाली 2,000 की SIP शुरू करते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर आपको नजर आएगा कि क्या डिफरेंस होता है। अगर आप देखें तो जितना आपका लॉन्गर होराइजन है उसकी कंपैरिजन में आपका पैसा जो है वो बहुत कम बढ़ता है। तो एक एग्जांपल देख लीजिए कि एक इन्वेस्टर जो है अपनी मंथली SIP 1,000 रुपये से शुरू कर रहा है 20 साल के लिए, यानी कि वो 2,40,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका उसको वैल्यू मिल रहा है 13,27,000, यानी कि 6 गुना। क्योंकि उसने सही समय पे SIP शुरू की और सही समय तक वो उसको लेकर गया, इसलिए उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिला। यही अगर वो सोचता रहता कि मैं करूंगा SIP, आगे देखूंगा और बढ़ाऊंगा, तो शायद उसको ये बेनिफिट कंपाउंडिंग नहीं मिल पाता। यहां पर देखिए, एक यहां पर क्लियरली एग्जांपल है
कि अगर कोई 1 साल के लिए 10,000 की एसआईपी कर रहा है तो उसका एक्यूमुलेटेड वैल्यू 1,30,000 बन रहा है। लेकिन यही 10,000 की एसआईपी वो अगर 10 साल के लिए कंटिन्यू कर रहा है, 10-10 हजार रुपये की मंथली एसआईपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सोचिए कि उनका वैल्यू जो बन रहा है वो 21,70,000 बन रहा है। यानी कि 10-10 हजार की एसआईपी अगर वो 10 साल तक करता है, और अगर हम लोग मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से भी जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक एसआईपी जो है वो 20 साल में 24 लाख के इन्वेस्टमेंट को 1.3 करोड़ तक लेकर जा रही है। 20 साल अगर वो 10,000 की एसआईपी करे और 24 लाख रुपया उसका एक्चुअली पॉकेट में से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो बन रहा है 1 करोड़ 30 लाख, वेरी ह्यूज अमाउंट। लेकिन वही जब आप ये सोचते हैं कि मैं बाद में करूंगा, तो वो कितना बड़ा डेंट क्रिएट करती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि मान लीजिए कि किसी ने ऐसा टारगेट रखा था कि भाई मैं रिटायर होऊंगा तब मुझे 3 करोड़ रुपया चाहिए, जब मैं रिटायर हूं तब 3 करोड़ रुपया चाहिए। तो अब देखिए कि अगर वो 25 साल पे शुरू करता है तो उसको 2,044 रुपए की ही एसआईपी करनी पड़ती। लेकिन अगर वो 30 साल पे करे तो उसको वही एसआईपी 4,333 की करनी पड़ रही है। और अगर वही गलती उसने और 5 साल खींच ली तो उनको हर महीने 9,200 की एसआईपी करनी पड़ रही है, और 5 साल खींचने पे 20,000 की, यानी कि ऑलमोस्ट हर 5 साल पे उसको एसआईपी करनी पड़े पैसा जमा करने के लिए, वो डबल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना जल्दी जितना फास्ट डिसीजन लेकर कोई एसआईपी शुरू करता है उसको वो एसआईपी का कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है, और दूसरे लोग खाली बस जो है वो मिस कर देते हैं। अगर आप देखने जाए तो 25 साल वाले आदमी को 15 करोड़ जमा करने के लिए, यहाँ पे हम लोग ग्रोथ रेट 15% पकड़ रहे हैं, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं 15-15-15-15 बेनिफिट। 15-15-15 बेनिफिट ये होता है कि 15 साल के लिए 15% के रिटर्न के ऊपर आप 15,000 की एसआईपी शुरू कर लीजिए। तो अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो ये है कि अगर कोई 15 करोड़ जमा करना चाहता है और कोई 25 साल का आदमी है, तो वो 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर ले, वो 15 करोड़ जमा कर लेगा। लेकिन अगर उसने यही एसआईपी 35 साल पे अगर शुरू की और 15 करोड़ उसको जमा करना है, तो देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है। 25 साल पे वो हर महीने 10,000 की एसआईपी शुरू करता, वही एसआईपी उसको 35 साल में 46,000 की करनी पड़ रही है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पे थोड़ा सा भी डिले बहुत बड़ी इंपैक्ट क्रिएट करेगा। एंड डेफिनेटली आई मस्ट से दैट कि एक्चुअली ये हमें जल्दी इसलिए शुरू करनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय में इन्फ्लेशन की वजह से जो रुपये की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती है, चीजें महंगी होती है। आप भी जानते हैं, सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आज से 15 साल पहले अगर एक सिंपल की बात करूं, हर एक के घर में दूध की डिमांड हमेशा होती है। हर सुबह सुबह उठ के हम सब लोग पहले चाय हो, कॉफी हो, कुछ भी हो, ये बनाने के लिए दूध का उपयोग करते हैं। 15 साल पहले खाली याद कर लीजिएगा दूध कितने का मिलता था और आज कितने का मिल रहा है। 15 साल पहले पेट्रोल का क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस है, आपको समझ में आ जाएगा कि एक समय जाते हुए महंगाई इतनी हद तक बढ़ जाती है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है और इसकी वजह से हमें फाइनेंशियली ट्रबल झेलनी पड़ रही है। लेकिन एसआईपी एक ऐसा मैजिक है जो आपके इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको रिटर्न्स देकर इन्फ्लेशन को बीट करता है। सो इन्फ्लेशन नॉर्मली आपको 7% के आजू बाजू दिखाई देगा, लेकिन एसआईपी का आप नॉर्मल रिटर्न निकालोगे पिछले 15 साल 20 साल का, तो आपको नजर आएगा इट इज बिटवीन 12 to 15%। इट मींस even 7% when the SIP has increased, your SIP has given you the better returns than that। ये तो बात हुई कि रिटर्न्स बहुत अच्छा देती है एसआईपी, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करती है और बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए। लेकिन साथ में लोगों की सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है, वो बोलते हैं यार मेरे पैसों की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। अगर पैसों की सिक्योरिटी नहीं है तो किसी भी काम का नहीं है एसआईपी। बिल्कुल सही बोला आपने। ये स्लाइड को ध्यान से देखिए, अगर आपका कहीं पर भी ध्यान हो अभी तो उस ध्यान को वापस ये स्लाइड के ऊपर केंद्रित कर दीजिए। एक आपको नजर आएगा कि ये जो स्लाइड है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और मैं बताता हूं ये क्या है। हमारे इक्विटी की लैंग्वेज में एक रिटर्न है जिसको बोलते हैं रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न, रोलिंग रिटर्न, उसके वर्डिंग्स के ऊपर मत जाइए, सिंपल शब्दों में समझाता हूं। एक तारीख कोई भी पकड़िए और एक दूसरी तारीख पकड़िए, ये दो तारीखों के बीच का जो रिटर्न्स है उसको रोलिंग रिटर्न बोलते हैं, इतना समझिए। सो फॉर एग्जांपल आज 4 फरवरी है, तो 4 फरवरी 2023 से लेकर 3 फरवरी 2024, ऐसे एक साल पकड़ लीजिए, या 4 फरवरी 2023 से लेकर
3 मार्च 2023, 1 महीने का रिटर्न, उसको रोलिंग रिटर्न बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, 3 साल का रोलिंग रिटर्न, 5 साल का रोलिंग रिटर्न, 7 साल का रोलिंग रिटर्न, 10 साल का रोलिंग रिटर्न और 15 साल का रोलिंग रिटर्न। उसमें से जब भी कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए गया है, इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो खाली बेहतरीन रिटर्न ही नहीं लेकिन सेफ्टी भी उतनी ही मिली है। आप देखिए, अगर किसी ने 15 साल के लिए 15 साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा है, तो एक भी रोलिंग रिटर्न ऐसा नहीं है, यानी कि 2 तारीखों के बीच का रिटर्न ऐसा नहीं है 15 साल का जहां पे नेगेटिव रिटर्न आया। एग्जांपल ले लीजिए, 1991 से लेकर 2005 ले लीजिए, 1992 से लेकर 2006 ले लीजिए, 1993 से लेकर 2007 ले लीजिए, या फिर 2001 से लेकर 2016 ले लीजिए, या फिर 2007 से लेकर 2022 ले लीजिए। कोई भी 15 साल पकड़ लीजिए, एक भी रोलिंग रिटर्न ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे रिटर्न नेगेटिव हुआ हो। 10 साल में यही चीज 99% आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर कोई मुझे बोलता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि जो लोग लॉन्ग टर्म जाते हैं उसके लिए सेफ्टी बिल्कुल है। और ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि मार्केट में जो अभी कंडीशन है, जैसे कि आपने रशिया यूक्रेन की वॉर देखी है, आपने ऑयल प्राइसेस को बढ़ते हुए देखे हैं, आपने डॉलर को आपने रुपी को डॉलर के सामने डेप्रिशिएट होता हुआ देखा है, आपने ये भी देखा है कि भाई इक्विटी मार्केट, फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, सबकी इकोनॉमी थोड़ी वीकन हो रही है क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ रहा है। यहाँ पे भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है। ये सारे इकोनॉमिकल फैक्टर है। ये सारे इकोनॉमिकल फैक्टर की वजह से लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि मार्केट जो है वो बहुत ही खराब परिस्थिति में है और कभी भी क्रैश हो सकता है। यहाँ पर 2001 से लेकर 2022 22 साल के सिनेरियो में कितने सारे मार्केट में क्रैशेस आए उसके एग्जांपल्स दिए हैं। आपने हर्षद मेहता स्कैम जब मार्केट टूटा था वो देखा था, आपने चाइनीज स्लो डाउन देखा, आपने यूरोपियन क्राइसिस देखी, आपने डीमोनेटाइजेशन में मार्केट की हालत देखी, इवन आपने 2008 में जो रिसेशन हमने फेस किया वो भी देखा। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, सारी चीजें आपने देखी है इतने सालों में। मुझे एक बात बताइए, उसके बावजूद भी सेंसेक्स छाती चौड़ी करके 60,000 से ऊपर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर आप सही समय को याद करें कि 2008 में मार्केट जब गिरा था, तब मैं आपको याद दिला दूं सेंसेक्स 8,500 तक गिरा था और आज 60,000 पे है। यानी कि 15 साल पहले शायद अगर आपने 8,500 सेंसेक्स में लगाए होते तो आज वो पैसे आपके 60,000 हो गए होते। कितना गुना इन रिटर्न हुआ ये आप खुद ही देख सकते हैं 15 साल में खाली। ये सिंपल सा एग्जांपल है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होने के बावजूद कितने भी इंसिडेंट्स आ जाए, कितने भी खराब सिचुएशन आ जाए, एसआईपी जो कंटिन्यू रखता है, एसआईपी जो स्टॉप नहीं करता है, उसको बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न जरूर मिलता है। एंड इसीलिए सबसे हम लोग गुजारिश करते हैं कि जब भी आप एसआईपी कर रहे हो तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को ना देखे, बल्कि ये देखे कि मैं एसआईपी कितनी कंटिन्यू कर सकता हूँ और किस तरीके से कंटिन्यू कर सकता हूँ। क्योंकि ज्यादातर लोग जब भी मार्केट नीचे जाता है और उसके पैसे नीचे दिखने लगते हैं, ये शुरू करते थे कि भाई मैं एसआईपी में से विड्रॉ करूँ। लेकिन जो लोग टिक जाते हैं उनको बेहतरीन रिटर्न मिलता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, आप देखिए मिस्टर बी ने क्या किया था 2016 में, हेस्टी में उन्होंने पैसा निकाल लिया। दोनों ने, मिस्टर ए ने और दोनों मिस्टर बी ने 2013 में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। लेकिन 2016 आते आते मिस्टर बी को जब मार्केट में क्राइसिस थी उस समय पे अपना पैसा माइनस में दिखा, तो नेगेटिव रिटर्न 0.35% के साथ बी ने डिसाइड किया कि भाई मैं निकल जाता हूं, और उन्होंने सारे पैसे निकाल लिए अपने, क्योंकि वो पैनिक हो गए। लेकिन जो मिस्टर ए थे वो बहुत ही समझदार थे, उन्होंने कंटिन्यू रखा और 2013 से लेकर 2022 यानी तक 9 साल तक उसकी एसआईपी उन्होंने कंटिन्यू की, और आज उनके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर उनको 12% का XIRR मिला है। इट क्लियरली शोज दैट कि अगर मिस्टर बी ने भी ये शुरू रखा होता, कंटिन्यू किया होता, तो आज वो प्रॉफिट में होते। लेकिन मिस्टर बी, उनको लगा मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट सही नहीं है, मार्केट गिर जाएगा, टूट जाएगा, मेरा पैसा भी माइनस में चला जाएगा, निकल लिए। 2 सिचुएशन होती है दोस्तों हम सबके पास, या तो भाग ले या तो भाग ले, यानी कि या तो रन अवे और वी पार्टिसिपेट। आई वुड अर्ज, जब भी
आपको मार्केट में डेविल यानी कि राक्षस नजर आए तो भी पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, बिकॉज मार्केट की वॉलेटिलिटी एसआईपी को खराब नहीं करती, बल्कि आपको मौका देती है कि आप ज्यादा यूनिट, जैसे पेन का एग्जांपल दिया था, वो इकट्ठा कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसमें से जनरेट कर सके। दूसरी चीज एसआईपी के साथ मैं लास्ट में ये आपको बताना चाहूंगा और फिर आपके सवालों का जवाब भी दूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं आप बोल नहीं पा रहे हैं बीच में, लेकिन ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल आपने रेडी रखे होंगे। दूसरी चीज जो मैं आपको बात करना चाहता हूं जिससे बहुत बड़ा फायदा मिलता है, और वो होता है स्टेप अप एसआईपी, और खास करके मार्केट वॉलेटाइल हो तब। उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप अगर 6 साल के लिए 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं, और याद रखिए आप वो एसआईपी खाली 1,000 रुपये से हर साल बढ़ा रहे हैं, यानी कि अभी 1,000 की कर रहे हैं, अगले साल आपने 1,000 और बढ़ा ली, ठीक है। सो आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो आप बढ़ा रहे हैं। तो अभी ये साल आपने 1,000 की एसआईपी शुरू की, अगले साल आप 2,000 की कर रहे हैं, उसके अगले साल आप 3,000 की कर रहे हैं, उसके अगले साल 4,000 की कर रहे हैं। वैसा आपने 6 साल तक एसआईपी शुरू की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एसआईपी है वो स्टेप अप एसआईपी हो जाएगी, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, और जो स्टेप अप एसआईपी है वो आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट लेने में मदद करेंगे, यानी कि आपकी एसआईपी की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज्यादा सेविंग्स हो जाती है। अगर आप 12,000 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं तो 6 साल में 72,000 ही इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन जैसे ही आपने ये 6 साल तक खाली 1,000 की एसआईपी बढ़ाई, आपकी जो सेविंग्स है वो टोटल 2,52,000 की हो। कहाँ पे 72,000 आप सेव करते हैं और कहाँ पे आपने 2,52,000 रुपये सेव कर लिए, जबकि हमने खाली एसआईपी जो है वो हर साल बढ़ाई है। एक डाउन मार्केट में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 5 लोगों का एग्जाम्पल है, ए बी सी डी ई, और पांचों लोगों ने अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। मान लीजिए कि वो ये 5 इंसान है, ठीक है। पहला इंसान क्या करता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2009 में आई तो वो सारा पैसा विड्रॉ कर लेता है। दूसरा इंसान क्या करता है, वो सारा पैसा विड्रॉ नहीं करता है लेकिन अपनी एसआईपी स्टॉप कर देता है, यानी मिस्टर बी जो है वो एसआईपी कंटिन्यू जो कर रहे थे उसको स्टॉप कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट्स उधर ही रखते हैं, वो निकालते नहीं है। सी जो है वो अपनी एसआईपी क्राइसिस होने के बावजूद, रिसेशन होने के बावजूद कंटिन्यू रखते हैं। डी जो है, मिस्टर डी, वो क्या करते हैं कि अपनी एसआईपी के साथ साथ स्टेप अप एसआईपी भी कर रहे हैं, यानी 10% से एसआईपी हर साल बढ़ा रहे हैं। और मिस्टर ई जो है वो 10% एसआईपी के साथ साथ हर साल 1,00,000 रुपया और इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इन पांचों का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि ए जो है वो एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। बी जो है उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट रिटेन करके बेनिफिट जरूर लिया, लेकिन क्योंकि उसने और ज्यादा पैसा नहीं डाला इसलिए उसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा नहीं हुआ। सी जो है उन्होंने डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करते हुए, परसिवरेंस दिखाते हुए इसको बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाया। लेकिन डी और ई खाली ऐसे व्यक्ति थे जिसने मार्केट के डाउन टर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझा और उसका फायदा भी उठाया। यानी कि अगर आइडियली अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो जहां पे सी जो अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर रहा था उसको 1.5 करोड़ रुपया मिला, उसकी जगह आप डी और ई की तरह 3.5 से 4 करोड़ रुपया जनरेट कर सकते हैं। And this is what the magic of SIP, and this is the power of SIP. This is the real life example, but we have not put here the people's name. We have put here the examples of A, B, C, D and E. ये एक real life examples यहाँ पे quote किए गए। So दोस्तों, what I am trying to establish here, I am just trying to establish, अगर आप वॉलेटाइल मार्केट में, मार्केट के डाउन टाइम में बेनिफिट लेना चाहते हैं तो नंबर 1 एसआईपी कीजिए। नंबर 2, मार्केट को प्लीज कभी भी पकड़ने की कोशिश ना कीजिए। और नंबर 3 और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट, हो सके तो अपनी एसआईपी को हर साल इंक्रीज कीजिए, यानी कि स्टेप अप एसआईपी कीजिए। ये तीनों चीज अगर आप याद रखते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट मच मोर बेनिफिट देन व्हाट आई एम टॉकिंग टुडे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से आपकी एसआईपी को और बेहतर बना सकता है। यहाँ पे इसी तरीके का एक एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखाया हुआ है।
उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे मैं ज़्यादा बोलने की जगह ये प्रेफर करूँगा अभी कि अब इस प्लेटफॉर्म को, इस फोरम को ओपन किया जाए, और अगर कोई भी व्यक्ति आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। विवेक जी आप म्यूट पे हैं विवेक जी। Yeah, yes. So thank you मिलाप जी for such a wonderful session on SIP। काफी लोग तारीफ कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे तरीके से आपने SIP समझाया, और SIP कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ लोगों का। एंड जो एक और डाउट था लोगों का, कुछ लोगों का, कि भाई अभी जैसे मार्केट 1 साल से वॉलेटाइल है, राइट, तो कुछ लोगों का ऐसा डाउट था कि अभी उसको कंटिन्यू करें कि क्या करें उसमें। तो आपने ABCDE एक बहुत बढ़िया आपने बता दिया, राइट, कि भैया इस समय कंटिन्यू रखिए, और अगर हो सके तो यू इंक्रीज द SIP, स्टेप अप SIP की तरफ आगे जाइए। दैट इज बेटर, बिकॉज इन स्टेप अप SIP यू गेट द मोर बेनिफिट्स, राइट। सो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो हम ले लेते हैं, राइट। तो अभी कुछ क्वेश्चन, जैसे एक डाउट लेके मन में लोगों का है कि अगर SIP सपोज करिए हमें अगर शुरू करना है, तो विच टाइप ऑफ फंड्स दे शुड सेलेक्ट। जैसे अभी आज मार्केट में मल्टी कैप फंड्स भी हैं, लार्ज कैप फंड्स भी हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप भी हैं, राइट। तो वो किस तरीके से कोई प्रपोर्शन बनाए, किसमें कितना जाए, तो एक किस तरीके कुछ एडवाइस अगर आप करना चाहें इसमें तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी कोई SIP करने के बारे में सोचता है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कौन से सेक्टर में SIP सही रहेगा या कौन से सेगमेंट का SIP सही रहेगा। मेरा मानना ऐसा है कि SIP कौन से सेगमेंट में करूं, ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर की नीड क्या है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आप जानते हैं कि लार्ज कैप कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न्स देती है, थोड़ा कम देती है लेकिन स्टेबल रिटर्न देती है। तो अगर आपका फाइनेंशियल गोल शायद 5 साल से कम का है, तो मेरा मानना ऐसा है कि लार्ज कैप शायद सेक्टर ऐसा है जो आपकी और बेहतर मदद कर सके। मिड कैप कंपनी ऐसी होती है जो स्लोली एंड स्टीडीली लार्ज कैप बन जाएगी, यानी आपको एक लार्ज कैप की कंपैरिजन में बेहतरीन रिटर्न वो जनरेट करके दे सकती है। तो आपका होराइजन लेकिन उसके लिए थोड़ा लंबा होना चाहिए, बिकॉज मिड कैप जो है वो आपको थोड़ा टाइम लेती है लार्ज कैप बनने के लिए। तो अगर आपका टाइम पीरियड, आपका गोल्स का पीरियड मेरे ख्याल से 7 से 10 साल के बीच में हो, तो आपको मिड कैप में ज्यादा जाना चाहिए। और अगर आपका होराइजन 10 साल से ज्यादा का है, तो स्मॉल कैप बहुत ही बेहतर सेक्टर रहता है जहां पे पैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हावेवर ये खाली टाइम होराइजन मैंने एक ब्रॉडर व्यू दिया है। सही तरीके से SIP कहाँ पे करनी चाहिए, ये तभी आपको मालूम पड़ सकता है जब आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो आपके साथ बैठता है। आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, यानी कि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, आपका फाइनेंशियल गोल जो है वो क्या है, और आपके पास टाइम होराइजन कितना है, ये तीनों चीजें को अच्छी तरीके से समझे और फिर आपको एडवाइस करें। मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दिया है, बट डेफिनेटली डू कॉन्टेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर टू गेट द एग्जैक्ट आइडिया कि आपको कौन से सेक्टर या कौन से फंड में SIP करनी चाहिए। परफेक्ट, मतलब कि अपना गोल डिसाइड करें, कितने साल के बाद का गोल है, एंड एज पर योर गोल यू सेलेक्ट द फंड। मतलब नॉट दैट कि वन फंड फॉर ऑल द गोल्स, राइट। डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। सो यू विल हैव टू सिट, मतलब एक क्लाइंट को सिट करना पड़ेगा, अपने एडवाइजर साथ बैठना पड़ेगा, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करानी पड़ेगी। और हमारे यहाँ एक फैमिली नीड प्लानिंग का भी एक सिस्टम है, आपको बताएं, जिसमें जो कोई भी इन्वेस्टर जो पर्पस के लिए SIP खोलते हैं, जैसे मान लीजिए 5 साल के गोल के लिए खोल रहे हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो वी मैप देम। गोल बना के, हमारे पार्टनर के पास ये फैसिलिटी है कि वो मैप उनको गोल को बना के और उसको मैप कर सकते हैं, सो दैट लॉन्ग टर्म में उन्हें याद रहे कि ये SIP हमने किस लिए खोली थी, और वो पर्पस उनका जब पूरा हो जाए तो उसके हिसाब से वो जा सकते हैं। So it's a good thing that we have created, and I request all the clients and partners to use this family utility for all their clients. It is a very wonderful thing to help the clients to reach their goal. जिस पर्पस के लिए उन्होंने SIP की है वो वहां तक पहुंच पाए, राइट। कुछ क्वेश्चंस और आए हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अभी लीन पीरियड चल रहा है, जैसे पिछले 1 साल से अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पे है, मूव नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में मतलब उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में?
मैं ये एक स्पीकर की तरह एडवाइस देने की जगह मैं एक इन्वेस्टर की तरह एडवाइस दूंगा। मेरा मानना ऐसा है कि जब मार्केट फ्लैट है या मार्केट ओवर परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जा रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले। मार्केट में ऐसा बहुत कम समय आता है जब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है या और नीचे है या तो फ्लैट है, जब हम लोगों को ज्यादा पैसे डालने चाहिए ताकि हमें ज्यादा यूनिट्स मिल सके, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया। तो आज की तारीख में वो समय है जहां पे मार्केट पिछले 1 साल से फ्लैट लग रहा है और शायद थोड़ा सा और वॉलेटाइल रहे अगले कुछ महीनों के लिए। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां ओके पे हमें थोड़े से पैसे और डालने चाहिए और ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे करने चाहिए। ओके ओके ओके। और एक क्वेश्चन और लोगों का आया है कि अगर सपोज करिए कि हम यहाँ से अगर 10 से 15 साल के लिए मान लीजिए SIP करते हैं, मान लीजिए 15 ईयर्स के लिए, कुछ गोल हैं उनके, सो आगे देखते हुए क्या रिटर्न दे शुड एक्सपेक्ट इन द SIP, आने वाले समय में क्या रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द 15 ईयर्स पीरियड के लिए? तो व्हाट वुड यू सजेस्ट दैट तो कि क्या रिटर्न उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए? honestly speaking, very difficult to predict the 15 years of horizon because 15 years are too long time. However, the way our economy is growing और जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में हम लोग आगे जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम SIP से आप 10 से 12% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 15 साल में। दैट इज व्हाट माय फीलिंग सेज फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। ओके ओके। 10 to 12%। That is the reasonable returns what I'm expecting in the next 10 to 15 years. However, 2024 के बाद सबसे ज्यादा क्लैरिटी आएगी when we will be out of all this crisis के how the future economy will boost up and how it will grow. ओके। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आई थिंक ही इज, सो इज आस्किंग दैट कि अगर हमें अगले 10-15 साल के लिए ऑप्शन मिले अपने को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, तो मेरे पास एक ऑप्शन है EPF का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, और दूसरा SIP का, तो व्हाट शुड आई डू? क्या करना चाहिए? EPF में इंक्रीज करें कि SIP में इंक्रीज करें? Very good question, because people sometimes compare it with EPF as well as sometimes with PPF as well. Right now, if I'm not wrong, EPF is generating 8.4% of return, the highest ever till now. And if we look at the next few years of horizon, EPF is not a bad option. However, अगर आप 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, so my advice would be to diversify this 100 rupees between SIP and the EPF. Again, we'll have to check what is your age and what kind of time horizon you have, which your financial advisor will be able to help you. So EPF और SIP के बीच में अपना पैसा diversified कीजिए, and that's how you should invest instead of putting all your eggs into one basket. ओके। अभी 15 ईयर्स आने वाले SIP की हम समय लोग में बात कर रहे थे। या यस यस, आने यू कैन वाले कैरी समय ऑन। में शायद आने वाले समय में शायद EPF के रेट अगले 10 साल 12 साल में और थोड़े से नीचे जा सकते हैं। सो इसलिए मैं ये मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करता हूँ। भाई पास्ट का तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड यही रहा है कि पास्ट में EPFs के एवरेज जो इंटरेस्ट रहे हैं, दैट इज अराउंड आई थिंक 7%, करेक्ट एंड SIP इज अराउंड 10 to 12% मिनिमम दैट कैन जनरेट इन द फ्यूचर, जैसा कि आपने करेक्ट बताया। तो आई थिंक करेक्ट एज पर गोल ही कैन डिसाइड कि कहाँ पे इंक्रीज करें, राइट? राइट। एक If he और has a long term goal, as I said, डिस्कस विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है और अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कैपेसिटी है तो मैक्सिमम पोर्शन यू कैन डाइवर्सिफाई टुवर्ड SIP। और अगर आपका गोल्स बहुत अभी लॉन्ग टर्म नहीं है, रिटायरमेंट नजदीक है या कुछ ऐसा है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा EPF में कंट्रीब्यूट कर सकते हो और बाकी का ही SIP में कर सकते हो। ओके। मार्केट को लेके लोगों को हमेशा एक डर सा बना रहता है, तो SIP से रिलेटेड भी अभी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है कि भाई 15 ईयर्स इज वेरी गुड दैट वी विल डू SIP, बट सपोज करिए मेरा गोल अगर 15 साल के बाद है और 15th ईयर में ही मार्केट क्रैश हो जाती है या गिर जाती है, राइट? तो व्हाट शुड आई डू, या इसके लिए क्या हमको करना चाहिए कि दैट वी शुड नॉट लूज एनी मनी? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि वैसे तो मैंने एक डेटा दिखाया
जहां पे आपने देखा होगा कि 15 साल का अगर होराइजन है तो एक भी इंसिडेंस ऐसा नहीं है जहां पे नेगेटिव रिटर्न्स आया हो। हावेवर मान लेते हैं कि नसीब ही खराब है और मेरा टाइम होराइजन 18 साल का है लेकिन 15 साल में मार्केट क्रैश हो रहा है। डेफिनेटली जब मार्केट क्रैश होता है तब हमें ये भी पता होता है कि भाई मार्केट जो है वो परमानेंटली क्रैश नहीं रहने वाला, इट विल कम अप अगेन। सो इफ यू हैव द कैपेसिटी टू वेट फॉर few more years or few more months, you should stay invested। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट की परिस्थिति खराब हो रही है, मेरा रिटर्न्स बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसी गुजारिश करूंगा कि उस वक्त आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आप उस प्रॉफिट को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में, ताकि आपका जो रिटर्न्स है वो सिक्योर रहे। बट अगर आपके पास समय है तो ज्यादातर एडवाइस ये रहती है कि स्टे इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो वो टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए गिरता है, 3 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 1 साल, लेकिन उसके बाद वापस वो बाउंस बैक करता है और बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। हेलो, एम आई देयर? हेलो, हाँ, हेलो। हाँ, अब आई थिंक नॉट एबल टू विवेक हियर। जी। हाँ, हेलो। यस, हाँ, विवेक जी इज डिस्कनेक्टेड। जस्ट ओके, वेट फॉर मिनट। नो प्रॉब्लम, नो। ही इज जॉइनिंग। श्योर।
सॉरी, माय आई गॉट डिस्कनेक्टेड। अभी मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल। या सो अभी एक क्वेश्चन और आया है। आपने बीच में जो बताया था एबीसीडी में जो स्टेप अप एसआईपी के बारे में बताया था, थोड़ा सा उसको डिटेल में थोड़ा सा और एक बार पूछना चाह रहे हैं, हमारे क्लाइंट है, तो थोड़ा सा बता पाएंगे स्टेप अप एसआईपी क्या होती है? बिल्कुल। सो मैं ये स्लाइड भी वापस शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, यस। और शायद और बेहतर तरीके से मैं वो एग्जांपल के साथ समझा पाऊँ। सो स्टेप अप एसआईपी, आप यहाँ पे जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, स्टेप अप एसआईपी जो है वो आपको बेहतर और रिटर्न जनरेट करने में मदद करता है। तो एग्जांपल आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं यहाँ पे कि 10,000 रुपया पर महीने, हर महीने आप एसआईपी कर रहे हैं, और वो रेगुलर अगले 20 साल तक आप करते जा रहे हैं। तो आपकी जो फाइनली जो वैल्यू उभर कर आ रही है, राइट, अगर हम लोग 15% एवरेज रिटर्न लेते हैं तो सो 1.3 करोड़ की ऊपर कर आ रही है। लेकिन वही चीज आप राइट हैंड साइड पे स्टेप अप एसआईपी का देखेंगे कि 10,000 रुपया आप हर महीने कर रहे हैं, लेकिन हर कुछ साल के बाद आप अपनी ये जो एसआईपी है उसको और ज्यादा कर रहे हैं। सो आप एक साल में जहाँ पे 1,20,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उसकी जगह आपने 2025 से 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। फिर 2028 से आपने हर महीने 45,000 रुपया शुरू किया है। उसके बाद आपने 65,000 रुपया शुरू किया है, फिर 80,000 किया आपने, 1,00,000 किया, और 2040 तक आप 1,05,000 पे आ गए। तो आप सोचिए कि आपकी अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो थोड़ी थोड़ी है, 30,000 से 45,000, यानी 15,000 रुपया ही आपने बढ़ाया। यहाँ पे 20,000 रुपया ही बढ़ाया, यहाँ पे वापस 15,000 रुपया ही बढ़ाया। लेकिन जो डिफरेंस है मेच्योरिटी में, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे 1,30,00,000 जनरेट हुआ, उसकी जगह यहाँ पे 5 करोड़ रुपया जमा हुए, यानी कि करीब करीब आप सोचिए 3,70,00,000 रुपये और मिले। स्टेप अप एसआईपी उसको बोलते हैं जहां पे हम लोग एसआईपी जो है वो हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाए। उसको आप स्टेप अप बोल लीजिए या टॉप अप बोल लीजिए। उम्मीद करता हूँ ओके। शायद इस बार और ज्यादा क्लैरिटी दे पाया रहूंगा मैं। नहीं, परफेक्ट है वो। कि जैसे जैसे लोगों की मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि जिसमें जैसे जैसे लोगों की इनकम एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है, तो अगर अपने इनकम के साथ साथ वो ये भी डिसाइड कर लें, जैसे एस आई पी ऑटो मोड इन्वेस्टमेंट का ऑटो मोड है, ये ऑटो मोड में उनका इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ होता रहता है, बट एक और ऑटोमेशन कर ले वो कि एवरी अगर उनकी इनकम बढ़ रही है तो एवरी बिल्कुल ईयर दे शुड इंक्रीज देयर एस आई पी, एक ऑटोमेशन में चला जाए, बढ़ जाए, और जिससे उनको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा हो जाए, राइट? परफेक्ट नॉर्मली क्या होता है परफेक्ट। कि लोग जैसे इनकम बढ़ी बट इंक्रीज करना भूल जाते हैं, उसकी वजह से उनका वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, राइट? इट इज बेटर टू बिल्कुल स्टार्ट विद द स्टेप अप एसआईपी, राइट? बिल्कुल। वेरी गुड। अभी देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन और हो ये सर, स्टेप अप लास्ट क्वेश्चन। एसआईपी, ये स्टेप अप एसआईपी भी जो है वो आप मेरी जो शुरुआत की कहानी है उससे बहुत रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप प्लान करके चले, अब ये प्लान करके चले कि मैं आज इतनी एसआईपी शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैं और एसआईपी बढ़ाता जाऊंगा, जैसे वो राजा ने प्लान किया था अगले 5 साल का, वैसे आप स्टेप अप एसआईपी में भी प्लान कर लीजिए। आपकी वेल्थ जो है वो बहुत अच्छी इनॉर्मस क्रिएट हो जाएगी। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया है रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, कि चलिए मैं एसआईपी कर देता हूँ, एंड व्हाट इज द मतलब सिक्योरिटी क्या है, इसकी सेफ्टी क्या है, दैट इज द म्यूचुअल ओके, फंड में जो हम एसआईपी कर रहे हैं? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आया है। यस। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिक क्वेश्चन तो है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो इन्वेस्टर अपना पैसा, मेहनत का पैसा खास करके मैं बोलूँगा, वो हमेशा ये देखता है कि मेरे पैसों की सेफ्टी रहेगी कि नहीं। सो मैं आपको बता दूं कि एसआईपी में जो आप पैसा जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्वाभाविक है कि अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट के अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो हालांकि कोई भी गारंटी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद नहीं होती है, लेकिन हम लोग जब भी कहीं पर भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग देखते क्या है, हम लोग देखते ये है कि पास्ट में इस इन्वेस्टमेंट्स का रिकॉर्ड क्या रहा है। सो एग्जांपल, आप कोई जगह पे एफडी भी करते हैं तो एफडी में भी आप ये देखते हैं कि इतना इंटरेस्ट रेट ये बैंक ऑफर कर रही है, आज की तारीख में आप देखेंगे कुछ बैंक 12% भी एफडी के ऊपर ऑफर कर रही है, लेकिन उसकी जगह आप जाके 7.5% की एसबीआई बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करना पसंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वहां पे सेफ्टी नहीं है। उसी तरीके से एसआईपी में भी कुछ ऐसा ही है।
एसआईपी में जब आप शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी, मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से शुरुआत में आपके पैसे जो है उसकी सेफ्टी आपको ना दिखे, ऊपर नीचे होते हुए नजर आया, वो बहुत ही स्वाभाविक चीज होती है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव रहा है। तो मैं एग्जांपल दूंगा, आप पिछले 15 साल का इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस निकालिए, आपको रियलाइज होगा कि इक्विटी मार्केट ने एवरेज 15 से 16% का सालाना रिटर्न्स दिए, और 15 साल में ये रिटर्न्स जो है काफी अच्छे तरीके से इन्वेस्टर्स को मिले हैं और काफी अच्छी वेल्थ इन्वेस्टर्स ने बिल्ड की है। सो सेफ्टी जरूर देखनी चाहिए, लेकिन साथ में इक्विटी मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो आपको इस बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है। ओके ओके, एक देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन अगर आए हो तो, राइट। बिल्कुल। ये हमेशा एक सवाल रहता है लोगों का सर, वो भी आ ही गया क्वेश्चन दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, एंड दैट की लमसम इज बेटर या एसआईपी इज बेटर, क्योंकि कई लोगों को ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि कैसे करना चाहिए। तो अगर आप इस पे कुछ बताना चाहें। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं वापस से आपको वही चीज बोलूंगा, आपका इन्वेस्टमेंट गोल, यानी कि आपका गोल क्या है, कैपेसिटी कितनी है, और खास करके आप किस तरीके की स्कीम में, म्यूचुअल फंड की किस तरीके की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारे ऐसे फैक्टर है जो आपको ये डिसाइड करने में मदद करेंगे कि लमसम बेहतर या एसआईपी बेहतर। नो डाउट एसआईपी गिव्स यू प्रोटेक्शंस against of volatility of the market. However, lump sum money sometimes helps you to grow money faster if the market goes into the positive direction. So यहाँ पे दोनों फैक्टर है, इसके लिए खास करके आपको ये देखना चाहिए कि क्या मेरा गोल लॉन्ग टर्म है, तो लमसम में इन्वेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म नहीं है, आपका गोल शॉर्ट टर्म है, तो शायद एसआईपी जो है वो आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। और व्हाट मिनिमम टाइम पीरियड, मतलब आदमी एसआईपी में अगर बेनिफिट लेना हो तो मिनिमम टाइम पीरियड कितना होना चाहिए उसका मिनिमम? वैसे तो गोल के हिसाब से लोगों को एसआईपी करनी चाहिए, बट एक लोगों ने ये भी पूछा है कि भाई मिनिमम टाइम पीरियड हम क्या लेके चले जिसमें बेट। वैसे बिल्कुल, सो के गोल के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन अगर मिनिमम फिर भी टाइम पीरियड लेकर चलना चाहते हैं तो आप 5 साल का लेकर जरूर चलिए। 5 साल एक आइडियल समय होता है जहां पे एटलीस्ट अगर आप कोई गोल्स प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको बेहतर रिटर्न्स नजर आएंगे। मीनिंग देयर बाय कि 1-2 साल में अगर मान लीजिए किसी की एसआईपी किसी ने स्टार्ट करी और 1-2 साल 3 साल में अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो दे शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट, दे शुड कंटिन्यू दैट फॉर 5 इयर्स, राइट। और 5 इयर्स के पीरियड में उनके जो भी इधर शॉर्टफॉल्स हैं या जो भी है वो सब रिकवर हो जाएंगे, है ना। Absolutely. Thank you, Milapji. Almost we have taken the most of the questions that, and very appreciations are coming for your, and many of the clients are asking for the PPT, right? And it is very insightful for them. I think, I hope that they would take the benefit of your session today, and it will help them to create the wealth in the long term journey, and whatever their goals are there in life, they will be able to achieve their goals through SIP, right? So thank you everyone for joining today. एंड आज का सेशन आई होप दैट यू वुड हैव एंजॉयड एंड यू वुड हैव टेकन द नॉलेज। और कहा भी गया है, बेंजामिन ग्राहम ने कहा भी है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ, अपने नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना। और आज जितने लोग मैंने ज्वाइन किया, आई थिंक उन्होंने 1 घंटा अपने 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 समय का यहाँ पे दिया है, उन्होंने नॉलेज पे जो खर्च किया अपना 1 घंटे का समय, दैट वुड प्रूव टू बी ए बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर देयर टाइम का, उनका जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित होगा, आई होप सैट। And thank you, Milapji, for your insightful topic that you have taken today about the riding market through SIP. That is a wonderful thing, and I hope that we will further continue. Thank you so much. Thanks to all the participants here. Yeah. Thank you everyone. Yeah, thank you. We can. Very good evening. This concludes the